हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो अब टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और आज के क्लास में आदिकाल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि आदिकाल से कोई भी प्रश्न ना छूटे। आदिकाल का ये पहला भाग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने कहा है। इसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किनका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या फिर पुंड कवि को माना है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत का आविर्भाव 9वीं शताब्दी माना है। कहीं कहीं पर पुष्यदंत लिखा रहता है तो कहीं कहीं पर पुष्पदंत लिखा रहता है। ठीक है, किंतु सर्वमान्य मत है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ है। जिस प्रकार शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या फिर पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, उसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। इसके अलावा ये अपभ्रंश के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयंभू 8वीं शती के कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, पौमचर्यु, रिट्ठणेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद। याद रखिएगा, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा? तो भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा कहा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो संदेश रासक किसी मुस्लिम कवि द्वारा देसी भाषा में रचित प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा खालिक बारी के रचयिता रहते हैं अमीर खुसरो, वर्ण रत्नाकर के रचयिता रहते हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर तथा जयचंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जिस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी मानी जाती है? तो ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार है, जिसके रचयिता रहते हैं देवसेन। भविष्यत कहा के रचयिता रहते हैं धनपाल। रणमल छंद के रचयिता रहे श्रीधर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या फिर अपभ्रंश कहा है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहा है। तो एक तरह से उल्टा हो गया। इसके अलावा अपभ्रंश रचनाओं की शुरुआत विक्रमी संवत 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक किसने माना है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1343 ईस्वी तक मानी है, परंतु सामान्यतः आदिकाल की अवधि 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। याद रखिएगा। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना? तो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना। उन्होंने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ में सिद्धों, नाथों एवं जैनों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा। इसके अलावा शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले बल्लभी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में मिला है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिला? तो बल्लभी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में मिला। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। इनकी रचनाओं में धार्मिक भाव देखा जाता है। इनकी रचनाएं धार्मिक भाव से जुड़ी हुई है। इसके अलावा शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि या फिर पुष्यदंत को भाखा की जड़ भी कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की किस रचना को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया? स्वयंभू के पुत्र कौन? त्रिभुवन। स्वयंभू की ऐसी कौन सी रचना थी जो अधूरी रह गई होगी और जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन पूरा करते हैं? तो उस रचना का नाम है पौमचर्यू। भगवान राम पर आधारित है यह रचना। इसके अलावा पौमचर्यू की रचना दोहा चौपाई की शैली में की गई है। ठीक है, यह उनकी अपूर्ण रचना रही जिसे त्रिभुवन पूरा करते हैं। रिट्ठणेमिचर्यू और स्वयंभू छंद ये भी स्वयंभू की ही रचना है। अगला प्रश्न है, जोइंदू नामक कवि की किन रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है? तो जोइंदू नामक कवि की 6ठी शताब्दी की रचना परमात्मा प्रकाश एवं योगसार नामक रचनाओं से दोहा काव्य, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। इसके अलावा महापुराण एवं नए कुमार चर्यू के रचयिता रहते हैं पुष्यदंत। उपदेश रसायन रास के रचयिता रहते हैं जिनदत्त सूरी एवं पाहुड़ दोहा के रचयिता रहे मुनीराम सिंह या फिर राम सिंह। कहीं कहीं पर मुनीराम सिंह की जगह सिर्फ राम सिंह लिख दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक कैसा काव्य रहा? तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक एक खंड काव्य रहा जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह कथा का वर्णन किया गया है। खंड काव्य क्या होता है? तो खंड काव्य में 7 या 7 से कम सर्ग पाए जाते हैं। इसमें जीवन की किसी एक कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। जीवन की किसी एक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है खंड काव्य में। उदाहरण के तौर पर जानकी मंगल ले लेते हैं। महाकाव्य ऐसे काव्य होते हैं जिसमें 7 से अधिक सर्ग पाए जाते हैं और इसमें संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन किया जाता है या फिर किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन किया जाता है महाकाव्य में, जैसे रामचरितमानस। मुक्तक काव्य के अंतर्गत ऐसे काव्य आते हैं जिसमें हर छंद में अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत हर छंद में अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे। प्रबंध काव्य में किसी एक घटना या चरित्र का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत किसी घटना या चरित्र का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया जाता है। उदाहरण कामायनी, यशोधरा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किनकी रचना है? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों का समावेश मिलता है। इसके अलावा हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी में माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, देशी नाममाला कोश। अगला प्रश्न देखेंगे,
इनमें लक्ष्मीधर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो लक्ष्मीधर द्वारा रचित ग्रंथ है इनमें से प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना रही। इसके अलावा अक्षराद्विकोपदेश डोम्भिपा की रचना है। अक्षराद्विकोपदेश डोम्भिपा की रचना है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सैंकर ने पुष्य कवि या फिर पुष्पदंत को क्या कहकर संबोधित किया है? तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, भाखा की जड़ कहा है शिव सिंह सैंकर ने पुष्य कवि को। पुष्यदंत अपभ्रंश के दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। पहले प्रमुख कवि स्वयंभू रहे, दूसरे पुष्यदंत माने जाते हैं। इनका आविर्भाव काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। आविर्भाव काल यानी इनका उदय 10वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। ये शैव थे, पहले ये शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ माना जाता है, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से था। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में ये सक्रिय रहे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें जो प्रमुख सिद्ध कवि रहे उनके नाम है सरहप्पा, शबरप्पा, विरूपा, लुईपा, डोम्भिपा, कणहप्पा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता रहते हैं वररुचि। प्राकृत प्रकाश प्राकृत भाषा का व्याकरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है? तो उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है, जिसकी रचना 12वीं शती में जिनदत्त सूरी द्वारा की गई थी। उपदेश रसायन रास की रचना 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा की गई थी। चर्यापद के रचयिता रहते हैं शबरप्पा। योगचर्या के रचयिता रहते हैं डोम्भिपा तथा दोहा कोश के रचयिता रहे सरहप्पा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता रहते हैं मेरुतुंग। संवत 1361 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग द्वारा, जैनाचार्य मेरुतुंग द्वारा संवत 1361 में संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन रहे? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता रहते हैं मुनिराम सिंह या फिर राम सिंह। मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इसके अलावा इनका आविर्भाव काल संवत 1057 माना जाता है। मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 माना जाता है। शारंगधर हम्मीर रासों के रचयिता रहे। नरपति नाल्हा बीसलदेव रासों के रचयिता रहे तथा मधुकर कवि जयमैंक जस चंद्रिका के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहली अपभ्रंश रचनाएं और दूसरी देशभाषा रचनाएं। अपभ्रंश रचनाओं के नाम है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। उसी तरह देश भाषा की रचनाएं हैं खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमैंक जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियां एवं पदावली, विद्यापति पदावली। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को माना जाता है। हेमचंद्र को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। हेमचंद्र की व्याकरणिक रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, देवसेन श्रावकाचार्य के रचयिता रहते हैं। आसगु चंदन बाला रास के रचयिता रहते हैं तथा सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता रहते हैं। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।